अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे। आज हम लोग जो लाइव आएंगे आज, और हम लोग डिस्कस करेंगे कोविड मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल, और कोविड को किस तरह से हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं। और मैं इसके लिए मैंने अपने एक मेहमान को इनवाइट किया है, डॉक्टर यूसुफ अब्बास बुखारी, जो कि यूके हॉस्पिटल में होते हैं, नॉटिंघम में होते हैं यहाँ पे। और उसके लिए वो अपना बताएंगे कि व्हाट्स द एक्सपीरियंस ऑफ हाउ अ पेशेंट इज टेकन इन द हॉस्पिटल, एंड फिर उसके बाद वो किस तरह से पेशेंट्स हॉस्पिटल में मैनेज होते हैं, वार्ड में कब तक रहते हैं, उनको इंट्यूबेशन की कब ज़रूरत पड़ती है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो होता है। इस तरह से आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि आप किस कंट्री में हैं, और उस तरह से ओवरऑल यूनिवर्सल ही प्रोटोकॉल ज़्यादातर फॉलो होता है। So I'm very thankful for Dr. Yusuf Abbas. Now he's joining me. So we'll be asking him questions regarding the management of. Assalamu alaikum, Dr. Yusuf. क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आई एम सॉरी, थोड़ा सा पता नहीं, शायद वो टेक्निकल कोई It's एरर हो all गया right. था इस वजह It's all right. से। अच्छा, आज जो है क्योंकि हम लोग कोविड अभी पेंडेमिक चल रहा है और पीक में भी आ रहा है, कुछ सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव भी आने का कोई इम्कान है, क्योंकि लॉकडाउन ईज आउट हुआ तो लोग जो हैं इंटरमिंगल होना शुरू हो गए हैं, और ऑफिसेज भी खुलना शुरू हो गए हैं, और लोकल बिजनेस ये सब। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो इतना ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो कुछ सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव, तो अभी भी इस पे बात करने की जरूरत है कि हम कोविड को बात करें। और क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी डेवलप हो चुके हैं अमंग पेशेंट्स, लोग, फैमिली मेंबर्स, कि एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है बिटवीन द फैमिली मेंबर्स एंड द पेशेंट इटसेल्फ। तो इसलिए आपसे आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि यू मेड द टाइम आउट, एंड you took इट्स out माय so प्लेजर। that yeah, so that we can discuss actually what's happening in the hospital. Acha ji, let's start like the patient's feeling symptoms of I mean most likely their कोविड सिम्टम्स। फीवर है, उसको बुखार है, और क्या कहते नजले के सिम्टम्स हैं उसको, अनएक्सप्लेन हेडेक है, कुछ लोग डायरिया के साथ भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ये है तो फिर उसको क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लेके चलते हैं, ताकि हमें ये भी पता चले कि कौन से पेशेंट्स एग्जैक्टली किनको आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और किनको आप घर पे ही मैनेज करने के लिए एडवाइस कर देते हैं। जनरली यहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं, और यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको, वैसे तो आपने जैसे बताया कि सिम्टम्स हेडेक, फीवर, सोर थ्रोट और डायरिया और इस तरह के जो वायरल काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं, ये किसी को भी हो सकते हैं और वो सस्पेक्टेड कोविड हो सकता है। लेकिन जो बड़ी क्लियर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अगर आप इतने अनवेल हैं कि आप खा पी नहीं पा रहे, आप चल फिर नहीं रहे, और या फिर ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज द रियली अ वार्निंग साइन। तो उसके लिए नॉर्मली इस तरह होता है कि लोग 111 111 पे कॉल करते हैं, या वेबसाइट अवेलेबल है उस पे वो जाके वो फिर प्रॉपर एक उनका एक क्वेश्चनेयर होता है, उसके थ्रू वो उनको असेस करते हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है या पेशेंट कैन बी मैनेज्ड एट होम विद जस्ट अ सिम्टोमेटिक थेरेपी ट्रीटमेंट। तो अगर तो ब्रेथलेसनेस है या कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हैं कि पेशेंट इज टू अनवेल, अकेला है, खा पी नहीं सकता, या फिर उससे चला नहीं जा रहा, या डिजी डिजीनेस हो रही है, ड्राउजीनेस हो रही है, देन अरेंजमेंट्स की जाती हैं कि उसको हॉस्पिटल लाया जाए। जनरली तमाम मरीजों को ये कहा जाता है कि वो खुद से हॉस्पिटल ना आए, वो कॉल करें 111 को, या अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो 999 पे कॉल करके, और उनके थ्रू फिर वो हॉस्पिटल लाए जाते हैं। तो ये इस पहला स्टेप ये होता है इस तरह। अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ अब्बास बुखारी मौजूद हैं, एंड यू कैन ब्रिंग अप विद योर क्वेश्चंस, योर क्यूरीज, योर कंफ्यूजन्स, यू कैन क्लियर इट विद हिम। एंड आप कमेंट करते जाएं, मैंने अपना लैपटॉप में भी कमेंट सेक्शन भी खोला हुआ है, तो वो जो है मैं आपके क्वेश्चंस भी आंसर करूंगी इंशाल्लाह।
तो जी इसके मतलब आप ये कह रहे हैं कि कॉल नंबर है, हर कंट्री का अपना एक नंबर होगा। आपका 111 यूके का नंबर है, जो कि कॉल करते हैं, एडवाइस लेते हैं, एडवाइजरी टेलीफोनिक एडवाइस होता है कि, और उनका कोई क्वेश्चनर है वो फिल करते हैं, एंड इट्स असेस्ड कि वेदर द पेशेंट शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल और शुड बी मैनेज एट होम। ठीक है, और वो बिल्कुल वहीं पे ऐसे ही है। फोन पे मैनेज कर लेते हैं। Acha, हाँ जी। now coming up to the second question, what is the category of the shifted to the hospital? कौन सा पेशेंट को आप समझते हैं या ये गाइडलाइन के मुताबिक है कि आप उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए? और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो ब्रेथलेसनेस हो रही है या पेशेंट इज टू एंड अनवेल टू डू हिज यूजुअल डेली एक्टिविटीज, तो दिस इज एन इंडिकेशन कि उस पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसके बाद फिर द नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है कि हॉस्पिटल में जब उसको सारे पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह के पेशेंट वो वाया इमरजेंसी डिपार्टमेंट ही आते हैं, और फिर उनका वहां से पहला जो स्टेशन होता है ठीक वो है, वो ट्रियाज जब में। हॉस्पिटल आ जाता है तो फिर हॉस्पिटल में उसका असेसमेंट होता है कि वो कौन से कैटेगरी का पेशेंट है, हम इसको वार्ड में रखें, रिसर्च में लेके जाएं, या फर्दर आगे स्टेप करें। तो वो जो एग्जैक्टली। एरिया है वो असेसमेंट ट्राइएज में होती है। को ट्रियाज नर्स होती है, वो सीनियर नर्स होती है, वो असेस करती है पेशेंट। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कोविड-19 की, तो वो सबसे पहले जो भी पेशेंट आता है उसके वाइटल साइंस या ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं, जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन और रेस्पिरेटरी रेट देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट इज टू अनवेल, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, उसका हार्ट रेट ज्यादा है, तो उसका अर्ली वार्निंग स्कोर ज्यादा होगा, एंड देन यू नीड टू डू समथिंग अर्जेंटली। तो उस हिसाब से फिर पेशेंट को अच्छा। नर्सिस जो हैं वो या ट्रियाज करेंगी कि वो नॉर्मल असेसमेंट एरिया में, जहाँ पे वेटिंग टाइम हाफ एन आवर हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, वहां देखा जाए, या फिर अर्जेंटली रिससिटेशन में लेके जाया जाए, या फिर बीच में एक तीसरा एरिया जहाँ पे लाइक अ सेमी अर्जेंट पेशेंट जहाँ पे देखे जाते हैं। इस तरह दो तीन कैटेगरीज वहां पे तो इससे इमरजेंसी में। मतलब ये कि अर्ली वार्निंग स्कोरिंग जो है वो वाइटल्स हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, जैसे अभी आपने बताया, ब्लड सैचुरेशन है, खून में कितना ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसका टेम्परेचर है ऑब्वियसली, और पल्स। ये आपको गाइड करता है कि पेशेंट की क्या स्टेटस है और इसको आपका क्या लायामल लेना चाहिए, इधर एग्जैक्टली। शुड बी इन द वार्ड और शुड बी टेकन फर्दर फॉर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। ठीक है ना, यही आप बता रहे हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। सॉरी। मुझे लग रहा है नेट का भी थोड़ा सा वो डिस्कनेक्शन हो रही है बार बार, मैं भी रिकनेक्ट हुई थी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहिए थी, जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप कौन से टेस्ट फौरन कराते हैं? जब पेशेंट हॉस्पिटल आया है तो व्हाट आर द टेस्ट दैट आर बीइंग डन इमीडिएटली द पेशेंट इज रिपोर्टेड टू द हॉस्पिटल? जैसे ही पेशेंट जो है वो असेस में उसके ट्रियाज हो जाता है, नेट उसको का बाद कुछ में अगर इशू आप है, कोविड। और मेरे हाल है डॉक्टर यूसुफ की तरफ अब आया है, मेरे पास भी थोड़ी देर पहले आई वाज गेटिंग इनटू रिकनेक्शन। आपको मेरी जो आवाज आ रही क्या है? कहते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जब जी। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपको पेशेंट आया है जिसको कोविड-19 सस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले तो आप उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इन्होंने हॉट एरियाज जहाँ पे सारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनको अलहदा रखा जाता है, वहां पे लेके जाया जाता है, और अर्जेंटली जो है उनके ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें फुल ब्लड काउंट, कुछ लोग वहाँ पे सीबीसी कहते हैं बाकी मुल्कों में, कंप्लीट ब्लड हम्म। काउंट वो लिया जाता है, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें किडनी फंक्शंस देखे जाते हैं, और उसके बाद चेस्ट एक्सरे अर्जेंटली कराया जाता है, उनका ईसीजी की जाती है,
और ये बेसिकली ये, हाँ जी, तो जो भी पेशेंट असल में आजकल यूके में पॉलिसी है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसका सबसे पहले कोविड स्वाब लिया जाता है। वो ओके। नेजोफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल स्वाब लिया जाता है, वो तो सबसे पहले। और वो अब वो कन्फाइन नहीं रहा कि वो कोविड सस्पेक्टेड है कि नहीं, वो हर पेशेंट का ओके। हम लोग लेते हैं। तो वो बिल्कुल। तो वो हर पेशेंट का जो है एक सैंपल लेते हैं, जो नाक के थ्रू या फिर हलक के थ्रू जो है सैंपल लेते हैं, ताकि वो मालूम हो कि इसको एक्चुअली एग्जैक्टली। कोविड है या नहीं है। ठीक है। अब जो है, अगर वो अब आपने पेशेंट को असेस किया और पेशेंट जो है स्टेबल है, लेकिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ है, और लेकिन उसके ऑक्सीजन, जो उसके जिस्म में ऑक्सीजन है वो कंपैरेटिवली बेहतर है, तो आप उसको रेस्पिरेटरी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और अगर किसी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ज्यादा है और वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो देन यू सेंड द पेशेंट टूवर्ड्स इंटेंसिव केयर यूनिट या हाई डिपेंडेंसी यूनिट पे आप भेजते हैं, राइट? हाँ जी, ऐसा ही है, डिपेंड करता है कि पेशेंट के, जैसे हमको बताया कि अर्ली मॉर्निंग स्कोर अगर इतना ज्यादा नहीं है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है उसकी, पेशेंट अवेक एंड अलर्ट है, तो उसको वार्ड में मैनेज किया जाता है, रेस्पिरेटरी वार्ड्स में मैनेज किया जाता है, जस्ट टू कीप अ क्लोज आई ऑन हिम। और हम्म। अगर वो डिटीरिएट करेगा तो देन दे कैन एस्केलेट फ्रॉम वार्ड से, उसको फिर आगे आईसीयू में भेज सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा। पेशेंट अनवेल है जिसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, या पेशेंट हाइपोटेंसिव है, यानी कि ब्लड प्रेशर उसका कम है, हार्ट रेट उसका ज्यादा है, जनरली बहुत इल लग रहा है, तो उसको फिर हम डायरेक्टली इंटेंसिव केयर वालों को बुला के वो डायरेक्टली पेशेंट जो है वो इंटेंसिव केयर में, या तो उसके भी इंटेंसिव केयर में भी उन्होंने कुछ सेपरेट एरियाज बनाए हुए हैं जिसमें कुछ लोगों को वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, और कुछ लोगों को अगर इंटुबेशन की जरूरत है वो डायरेक्टली इंटुबेट करके फिर वहां ले जाते हैं उनको। इस तरह मैनेज अच्छा, किया जाता है। इंट्यूबेशन इंट्यूबेशन का भी बड़ा खौफ होता है, वेंटिलेटर पे पेशेंट चला गया किसी का, बड़ा खौफ होता है कि, तो इज consent टेकन बिफोर गिविंग, इन बिफोर पुटिंग द पेशेंट इनटू अ वेंटिलेटर? क्या फैमिली मेंबर से इजाजत ली जाती है? यहाँ पे यूके में असल में ऐसा है कि अगर तो पेशेंट इज अवेक एंड अलर्ट एंड कैन मेक हिज ओन डिसीजन, देन ओके। उसका ही डिसीजन माना जाएगा और उसी से बात की जाएगी और उसी से कंसेंट ली जाएगी। अगर अच्छा। पेशेंट की हालत ऐसी है कि पेशेंट खुद से कुछ नहीं कह सकता, या हम लोग, क्योंकि मैं बच्चों को डील नहीं करता, लेकिन जो बच्चे हैं जो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उसमें फिर हम जो एक नेक्स्ट ऑफ किन होता है, जो कि आपका डिसीजन लेने वाला बंदा, जो कि पेरेंट्स होंगे या फिर आपके फैमिली मेंबर होते हैं, उनसे बात करके आप उनको उनकी सिचुएशन बताते हैं और उनको द बेस्ट मैनेजमेंट जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है, वो कहते हैं कि इसको इंट्यूबेशन ज़रूरी है। आप इस बारे में अगर एग्रीड हैं तो हम वी विल प्रोसीड ऑन विद दैट, तो हम उस तरह करते हैं ठीक आगे। है। गॉट इट। क्योंकि इसका बड़ा खौफ आता है ना कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है, कभी ऐसा होता है कि बगैर इजाजत या कॉन्सेंट लिए बगैर भी इंटुबेशन पे चला जाए पेशेंट, लेके जाना पड़ जाए आप लोगों को? ऐसा सिर्फ इस सूरत हाल में होता है जब इफ अगर पेशेंट जो है बहुत अनवेल है और उसको अर्जेंट इंटुबेशन की जरूरत है, और कोई पेशेंट भी इजाजत नहीं दे सकता और आसपास कोई फैमिली मेंबर मौजूद नहीं है, देन यू हैव टू गो व्हाट विच एवर इज द बेस्ट फॉर द पेशेंट। तो पेशेंट के बेस्ट हम्म। इंटरेस्ट के लिए आप उसको वो सारा कुछ करते हैं जो उसको जो उसकी बेस्ट मैनेजमेंट है, और उसके बाद फिर आप जब आपको फर्स्ट अवेलेबल टाइम होता है उसमें आप फैमिली या नेक्स्ट ऑफ किन को एक्सप्लेन करते हैं कि हमने ये चीजें की हैं फॉर द बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, अगर तो तो वो अवेलेबल नहीं आई है। वुड रिपीट कि मैं लोगों को भी ये बात कहना चाहती हूँ कि वी शुड नॉट ऑलवेज थिंक नेगेटिव, बिकॉज पाकिस्तान में अगर जो मैं सुनती आ रही हूँ कि अगर कोई फॉरेन
के लिए ले जाते हैं, वेंटिलेटर पे पेशेंट ले जाते हैं, तो लोग बड़े खौफजदा होते हैं कि हमें तो बताया नहीं था, हमारा पेशेंट हमें इतना बुरा लग नहीं रहा था और उसको डायरेक्ट वेंटिलेटर पे ले गया, और गॉड फॉरबिड अगर कोई बहुत ही अनफॉर्सीन केस हो जाता है तो लोग बड़े सुपरस्टिशियस हो जाते हैं और गलत सोचने समझने समझ लगते हैं। तो आई थिंक नन ऑफ द पर्सन इन एनी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग एरियाज में, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट एक्सपायर हो और कोई उसको हार्म हो। हर कोई अपना बेस्ट बेस्ट चाहता है और अपनी भी उसको भी जवाबदेह होना होता है, तो वो खुद भी चाह रहा होता है कि बेस्ट करे। तो ये जो लोगों के दिलों में खौफ होता है ना कि हमारे पेशेंट तो हमें इतना बुरा नहीं लग रहा था, आपको नहीं शायद पता चल रहा हो, लेकिन एक्चुअल पिक्चर जो है वो हो सकता है उसकी अच्छी ना हो। तो दिस इज फॉर पीपल के दे शुड नॉट बी ऑलवेज नेगेटिव, देयर माइट बी सम रीजन व्हाई इफ समबडी इज टेकिंग टू अ वेंटिलेटर। अच्छा, एक एग्जैक्टली। चीज और भी है कि अगर बहुत ज्यादा कोमॉर्बिड्स हैं, रीनल फेलियर है किसी को, और कोई इस तरह से कोई बहुत ज्यादा बीमार पेशेंट है, तो तब भी आप इंट्यूबेशन की तरफ आप क्या आप यूके में क्या एडवाइस किया जाता है या अगर वो कोई बहुत ज्यादा और भी उसको परेशानियां हैं, बीमारियां हैं? असल में यहाँ ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। जैसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया है जिसको आप समझ रहे हैं कि पेशेंट बहुत अनवेल है, इसको इंट्यूबेशन की जरूरत है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इमरजेंसी का डॉक्टर या फिर जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो आईसीयू के डॉक्टर को बुला लेते हैं उधर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही। देन एसेंशली तो आईसीयू का डॉक्टर ही उसने ही डिसाइड करना होता है कि वेदर इज अ पेशेंट इज सूटेबल फॉर वेंटिलेटर। कि अगर जैसे आपने बताया कि पेशेंट बहुत एल्डरली है, फ्रेल पेशेंट है, उसको जी, विद द इंटरनेट। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी मैं खुद मेरा नेट हो गया था। Yeah, there is. अच्छा, अच्छा, आई थिंक यू हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन के इंक्यूबेशन में अगर कोई बहुत ज्यादा कोमॉर्बिड पेशेंट हो तो? नहीं वो, हाँ जी, अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि वो फिर इंटेंसिव केयर के डॉक्टर जो है ना, हैविंग एवरीथिंग इन इन देयर माइंड के पेशेंट जो है वो इज सूटेबल फॉर टॉलरेटिंग द वेंटिलेटर, और वो पेशेंट वेंटिलेटर से वापस आ सकता है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स उनको देखने पड़ते हैं, जिसमें बाकी बीमारियां अगर उसको बहुत सारी हैं, पेशेंट की एज और कितना पेशेंट प्रीवियसली हेल्थी है, वो सारी चीजें देख के वो उनको डिसीजन लेना पड़ता है वेदर पेशेंट विल बेनिफिट इफ यू पुट हिम ऑन अ वेंटिलेटर। और अगर उनको लग रहा है कि पेशेंट बेनिफिट नहीं करेगा और जस्ट उसको वेंटिलेटर से फिर वो वापस नहीं आ सकता, तो then you have to make a decision accordingly के what is best for the patient, either to put him on a ventilator or just to keep him comfortable and just उसको symptomatic supportive treatment दी जाए। तो वो एक कोलैबोरेटिव डिसीजन होता है विच इज मेनली टेकन बाय द इंटेंसिव केयर डॉक्टर्स, लेकिन बाकी डॉक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में, जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो एक्चुअली इज कोविड ट्रीटेड और देयर इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट सिम्टोमेटिकली? जैसा आप जानती हैं कि जो है ये कोविड-19 इज अ वायरल इलनेस। तो हम्म। वायरल इलनेस की जनरली सिम्प्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होती है। तो जो पेशेंट स्टेबल पेशेंट होते हैं, जिनको जो ऑक्सीजन पे नहीं होते, और जिन पेशेंट्स को चेस्ट एक्सरे में कोई ऐसा निमोनिया या कोई ऐसे फाइंडिंग्स नहीं होती, उसको हम जस्ट सिम्प्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। दैट इंक्लूड्स पैरासीटामोल, गुड हाइड्रेशन, और उसके अलावा यही चीजें हम उनको, और जस्ट कीप अ क्लोज आई ऑन देम। अगर कोई तो पेशेंट जो इसमें है, अगर कोई पेशेंट इज टू अनवेल के उसको पेशेंट को वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही आती है कि अगर उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन देंगे, अगर उसको इंटुबेशन की जरूरत है इंटुबेशन करेंगे। तो एज सच there isn't any miraculous drug available to treat COVID-19 patients. तो सिर्फ
सॉरी मैं बात कट रही है। नहीं, मैं आप ही की बात को थोड़ा सा रिपीट करना चाही थी कि इसके मतलब ये है कि ये समझने की बात है कि इफ अ पेशेंट इज नॉट हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही है कि वो घर में मैनेज नहीं हो सकता, तो द पेशेंट कैन इजीली बी मैनेज एट होम, देयर इज नथिंग टू रश टू द हॉस्पिटल। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। अच्छा, और अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर वो घर में मैनेज नहीं हो रही तो फिर हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में वो कैटेगराइज होता है कि ये कौन सा लेवल का पेशेंट है। तो अच्छा, अब मुझे ये बात करनी थी, मुझे डॉक्टर यूसुफ ये बताएं, ये डेक्सामेथासोन की इतनी ज्यादा डिस्कशन हो रही है, स्टेरॉइड्स की डिस्कशन हो रही है, what is actually the role of dexamethasone or a steroid in treating a COVID patient in the hospital? I know steroid is not given at home. um, Normally it's not it should not be taken at home at all, but if it's used in the hospital, what's the role, or कितना यूज होता है एक्चुअली? यहाँ पे रिसेंटली, बहुत रिसेंटली एक्चुअली चेंज ऑफ प्रैक्टिस जो आई है उसमें ये है कि पिछले कुछ महीनों से हमने यूके में एक रिकवरी ट्रायल शुरू की हुई है। इस लाइक अ ट्रायल 5, उसमें डिफरेंट किस्म की ड्रग्स हैं जो कि हमने ट्रायल बेसिस पे लोगों को स्टार्ट की कि जो कोविड-19 के सिक पेशेंट आते हैं उनको मुख्तलिफ जो है ड्रग्स दे के देखते हैं कि उसमें से रिस्पॉन्स किसका बेहतर आ रहा है। तो अभी जो रिसेंट उसके जो अर्ली रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली उसमें ये शो हुआ है कि डेक्सामेथासोन इज क्वाइट हेल्पफुल एक्चुअली, एंड इट इज लेकिन ये मेनली जो पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं या जो पेशेंट इंटुबेटेड हैं उनके लिए ये हेल्पफुल, उनकी रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी इन जनरल, लाइक 1/3 ऑफ पेशेंट्स हु आर इंटुबेटेड और 1/5 ऑफ पेशेंट्स हु आर ऑन ऑक्सीजन, उनकी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। तो इसलिए जो रीसेंट चेंज ऑफ प्रैक्टिस उसमें ये चीज़ ऐड हुई है कि कोई पेशेंट जिसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही, जिसकी ऑक्सीजन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर जो इंटुबेटेड पेशेंट है उनमें डेक्सामेथासोन हम लोग उन लोगों को दे रहे हैं, आइदर ओरली या आईवी। अगर पेशेंट ओरल नहीं ले सकता तो उसको आईवी दे रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिवली इनसाइड द हॉस्पिटल, ये बाहर हॉस्पिटल के बाहर ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है बिल्कुल। बस ठीक उन है, लोगों यानी को घर में लेने सरवाइवल वाली करना। दवा नहीं है ये, बिल्कुल भी ये नहीं नहीं, ये कोई बिल्कुल ये घर ना में। करे कि फार्मेसी से जाके ले ले, और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली exactly, ऐसा बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं एडवाइजेबल है। नहीं है। अच्छा, एंटीबायोटिक दी जाती है क्या? एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं क्योंकि ये तो वायरल है, तो क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सारे मुल्कों में एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं, तो उसका क्या रोल है और कब रोल है? एंटीबायोटिक्स एक्चुअली पिछले हमारे यहाँ तो पिछले कुछ सालों से ना एंटीबायोटिक्स पे बड़ी डिस्कशन चल रही है, और यू नो ये कह सकते हैं कि जो इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है ना, जो जहाँ पे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है वहाँ उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये क्योंकि एक वायरल इलनेस है, इसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है बिल्कुल भी, पर ओनली इन दोज केसेस जहाँ पे अगर आप श्योर नहीं है कि जैसे चेस्ट एक्सरे पे फाइंडिंग्स है निमोनिया की, और वो चेस्ट एक्सरे इज नॉट टिपिकल फाइंडिंग ऑफ कोविड निमोनिया या कोविड की फाइंडिंग नहीं है, और स्वाब भी आपका नेगेटिव है या स्वाब अभी रिजल्ट वापस नहीं आया, तो आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फिर उसमें बैक्टीरियल निमोनिया भी रखते हैं कि इसको बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है। देन देर इज अ रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, आप एंटीबायोटिक्स पेशेंट को देते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा क्लियर कोविड-19 रिलेटेड चेंजेस हैं एक्सरे में, या आपको लग रहा है कि ये मोस्ट लाइकली ये डेफिनेटली पॉजिटिव कोरोना वायरस का केस है, तो हम उसमें जनरली एंटीबायोटिक्स नहीं देते। इट्स विल ट्राई आवर बेस्ट टू अवॉइड एंटीबायोटिक्स इन दीज पेशेंट्स। श्योर। अच्छा, मैं उन लोगों को थोड़ा सा एडवाइस करूंगी कि जिन लोगों को अगर उनके फिजिशियंस ने एंटीबायोटिक्स दिया है तो डोंट कंसीडर देम टू बी देयर रॉन्ग, देयर माइट बी सम रीजन,
So you can have a query, you can ask them, okay, what's the reason of having an antibiotic, and please, on the basis of this discussion, don't take it as a thumb rule. ठीक है, case to case vary होता है. This is an awareness discussion, and this is a discussion regarding what's being followed in UK specifically. So please, I would advise those who are listening to this video or might listen later on, they should not take it as a thumb rule. They can ask their physician why and they're taking the antibiotic. Okay. अच्छा जी, अब आता है कि जो एक और बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन है, जो पेशेंट्स ऑफ कोविड हॉस्पिटल में एडमिट है और वो पेशेंट एडमिट है और उनकी जो फैमिली मेंबर्स को इंटरेक्शन नहीं किया दिया जाता, तो यूके में क्या प्रैक्टिस है? हमारे यहाँ तो स्पेसिफिकली जब से ये COVID-19 आया है तो नो फैमिली मेंबर और रिलेटिव इज अलाउड टू सी द पेशेंट, क्योंकि उससे स्प्रेड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हॉस्पिटल आना सेफ नहीं है, तो हम अलाउ नहीं करते. इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाद पेशेंट जो है वो उसके साथ कोई अटेंडेंट अलाउड नहीं होता, कोई फैमिली मेंबर या कोई उसका फ्रेंड या रिलेटिव नहीं होता. ओनली वेरी फ्यू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अगर पेशेंट की को बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री लेनी है अगर आपने, या कोई पेशेंट इज डाइंग एंड देन आस्किंग फॉर समवन टू बी विद हिम और हर, तो उन केसेस में हम फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं. लेकिन इन जनरल जो यूजुअल वे है ट्रीटमेंट का, उसमें पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं होता हॉस्पिटल में और ना उनको विजिट करने की इजाज़त होती है. कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अलावा बाकी इन जनरल आपको हॉस्पिटल में कोई अटेंडेंट नहीं मिलेगा. अभी तो आजकल क्योंकि इट्स लाइक अ पेंडेमिक और एंडेमिक है, तो ये अगर वो कोविड नहीं भी है तो फिर भी हॉस्पिटल्स में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि फैमिली मेंबर्स एंड जो रिलेटिव्स जो हैं वो आके विजिट नहीं कर सकते अपने पेशेंट्स को, क्योंकि So स्प्रेड का that's a बहुत very, मैं इसको रिपीट जरूर करूंगी माय लिसनर्स, एंड इसको आप, you should take it as serious not to visit your, I know it's very difficult कि आपका अपना फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट कि हम नहीं उनसे मिल सकते और इंटरेक्शन नहीं कर सकते. अच्छा, मैं थोड़े से कमेंट भी लूंगी क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं थोड़े सिम्टम्स पे और ट्रीटमेंट इस तरह से. तो पहले वो लेती हूँ डिस्चार्ज पे डिस्कशन से पहले. एक किसी ने सवाल किया है कि अगर ब्रेथलेसनेस हो तो उसको घर में कैसे मैनेज किया जा सकता है, यानी तो इस चीज को किस तरह से कर सकते हैं कि आई मीन देयर मस्ट बी सम कट ऑफ के इतना उसका रेस्पिरेटरी रेट है और फिर वो हॉस्पिटल जाए, इज देयर एनी कट ऑफ? जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर ब्रेथलेसनेस इज अ वरिंग साइन. अगर कोई पेशेंट फोन पे आपको कहता है कि आई एम ब्रेथलेस, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, या तो वो एम्बुलेंस क्रू जाके देखेगा उसको या फिर उसको हॉस्पिटल में बुला के, क्योंकि आप असेस नहीं कर सकते कि ये एंजाइटी रिलेटेड है या उसको वाकई ब्रेथलेसनेस हो रही है. उसका रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट खुद से भी नहीं काउंट कर सकते, और ऑक्सीजन लेवल कितने, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है. तो जिनको भी ब्रेथलेसनेस है उनको डेफिनेटली फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, चाहे वो एम्बुलेंस क्रू है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, उस किसी को उसको देख के असेस करना पड़ेगा जिसमें उसका रेस्पिरेटरी रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको फिर हमें बुलाना पड़ता है हॉस्पिटल में और देखना पड़ता है, या फिर एम्बुलेंस क्रू जाके, अगर जैसे कोई पेशेंट है वो उसको एंजाइटी, क्योंकि एंजाइटी इज अ वेरी कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद इट. जब आपको पता है कि वबा फैली हुई है और इससे लोग मर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो उनको एक्चुअल ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही, उनके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी रेट भी डेंजरसली हाई नहीं होता, लेकिन वो एंक्शियस और पैनिक्ड होते हैं. तो वो जब एम्बुलेंस क्रू जाते हैं तो वो जाके उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट और बाकी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं. अगर तो वो सेटिस्फाई हों कि पेशेंट इज ये पेशेंट जो है वो अनवेल नहीं है, ये घर में मैनेज हो सकता है, देन वो उसको एडवाइस करेंगे और थोड़ी सी एंजाइटी की टिप्स देंगे. अदरवाइज उस पेशेंट को फिर हॉस्पिटल आके प्रॉपर असेसमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें फिर वो सारा
प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया वो उसमें से गुजरेगा अच्छा, और फिर उसके सवात नवीद, आप पूछ रही हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी हम कैसे हॉस्पिटल असेस नहीं है। इंडस वालों ने इसका, मुझे मालूम था कि इंडस वालों ने ये सर्विस निकाली है कि वो ऑनलाइन असेसमेंट, टेलीफोनिक असेसमेंट करते हैं। आखान वालों ने भी इसका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से वो असेस करते हैं, जैसे यूके में बता रहे हैं डॉक्टर यूसुफ। तो ये तो दो कराची के हॉस्पिटल्स, दूसरे एरियाज ऑफ पाकिस्तान में भी हॉस्पिटल्स ने सर्विसेज निकाली होंगी। और मुझे क्योंकि दो कराची के स्पेसिफिकली पता है, प्लस एक और सर्विस है जो कि मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है सबात नवीद के, उसमें पाकिस्तानी बेस्ड कुछ यूके के डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन का सेशन स्टार्ट किया है। उसका मैंने लिंक भी भेजा हुआ है, आप प्लीज उसको चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान, ये फ्री कंसल्टेशन है, सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल करके, और आपने वो जो पूरी लिस्ट है उसमें डॉक्टर्स के, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस योर सिम्टम्स। और ये जैसे डॉक्टर यूसुफ बता रहे हैं कि if it's a shortness of breath, so it should be assessed, so that's important. I'm just answering your question. अच्छा डॉक्टर यूसुफ, एक और भी क्वेश्चन आया है कि अगर कोई सीओपीडी है, सांस का मरीज है, तो रिगार्डिंग द पेशेंट आप थोड़ा सा उसको बता दें कि किस तरह से वो, क्योंकि वो पहली सांस का मरीज है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको होती है, उसको कैसे, वो कैसे थोड़ा अपने आप को असेस करे, या फिर वो मतलब, या उसकी फैमिली मेंबर्स उसको कैसे असेस करें टू बी, आई मीन व्हाट टू डू फॉर दैट सच पेशेंट, सीओपीडी और सांस के मरीज या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं। सही। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड भी करता जाऊँ कि जो पेशेंट्स जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं कि उनको कोरोना से ज़्यादा वो अनवेल हो सकते हैं, जिसमें सीओपीडी और जो भी बाकी चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो हों, या हार्ट डिजीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर, हम्म। डायबिटीज़, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर जो पेशेंट कोई ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ हुआ है, तो ये पेशेंट्स ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। पहले तो ये चीज़ उनको नज़र में रखनी चाहिए कि इनको थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। दूसरा ये है कि सीओपीडी या जो ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के, या इंटरस्टिशियल लंग, जो भी लंग्स की प्रॉब्लम है उसके मरीज हैं, उनको ये अगर तो वो ये असेस कर सकते हैं अपना कि दिस थिंग इज न्यू फ्रॉम देयर यूजुअल बेस लाइन, क्योंकि अगर तो जनरली कॉफ करते हैं सीओपीडी के पेशेंट, अगर वो दिन में कभी कभार उनको खांसी हो जाती है, थोड़ा बहुत उनको बलगम वगैरह की शिकायत रहती है, जो आमतौर पे वाइटिश होता है बलगम, लेकिन अगर उनको लग रहा है कि ये खांसी यूजुअल खांसी से ज्यादा हो गई है, ब्रेथलेसनेस जो नॉर्मली वो अगर 10 कदम 20 कदम चलने से उनको होती थी, अब उनको 2 4 कदम 5 कदम चलने से हो रही है, जो कि पहले से चेंज हो गई है या वर्सन हो गई है, देन दिस इज अ वरिंग थिंग कि ये एक नई चीज है जिसको आपको एस्केलेट करना है और उसको आपको एडवाइस लेनी है। लेकिन अगर वो पहले से ही चल रही है और उसमें कोई चेंज नहीं आया है, खांसी की जो वो फ्रिक्वेंसी है वो भी वैसे ही चल रही है, ब्रेथलेसनेस भी वैसी ही है, जो कि पहले से चेंज नहीं है, तो देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते से, दो दो हफ्ते से ये चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि वैसे भी सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट होते हैं, दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग सेकेंडरी इन्फेक्शन एज वेल, तो वो उनको अगर कोविड नहीं भी कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए उनको फिर हम यही एडवाइस करते हैं कि उनको अटेंशन लेने के लिए या तो 111 पे कॉल करें, या फिर अपने जीपी से बात करके फिर वो फर्दर ठीक है, उसको। so that means to my understanding what you're trying to explain is, अगर कोई चेस्ट का मरीज है, सीओपीडी है, एस्मेटिक है, हार्ट है, if he is or she is feeling a bit of more of his symptoms जो कि नॉर्मल नहीं है, उसको फील हो रहा था, ज्यादा सांस फूल रहा है, ज्यादा वो थोड़े कदम पे ज्यादा उसका सांस, तो फिर वो वरी है, उसको डिस्कस करना जरूरी है। वो जिस मुल्क में वो, वहाँ के कॉल नंबर को कॉल कर सकता है, यूके का नंबर है, पाकिस्तान का भी नंबर्स है, हॉस्पिटल्स हैं, अगेन आई रिपीट, इंडस वालों ने और एकेयू ने और लियाकत ने, 3 कराची के हॉस्पिटल्स का मुझे इल्म है। इस तरह से सऊदी अरब में भी एक कॉल नंबर है, नंबर अभी मुझे वैसे याद नहीं है, लेकिन इट वाज बीइंग डिस्कस्ड प्रीवियसली, तो सऊदी अरब में भी नंबर है, इसी तरह से दुबई एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज, यूके में जैसे 111 है। So you can discuss with your respective country, और आप अपनी कंडीशन बता सकते हैं।
एंड देन द होल प्रोसीजर गो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि हॉस्पिटल लेके जाने का अमल है, फिर उसके बाद फिर उनके लिए भी फिर वही सेम होगा, बस क्योंकि वो एट अ हायर रिस्क है तो उनके लिए ज्यादा प्रिकॉशंस होंगी। अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि family members should not meet their patient in the hospital. आई रिक्वेस्ट इसको कोऑपरेट करें। पाकिस्तान में बहुत सारे विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे इवेंट्स हुए हैं कि जिसका बड़ा दुख भी होता है कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल सफर करते हैं जज्बातियत से फैमिली मेंबर से, और फिर वो कोई ना कोई हार्म पहुंचाते हैं, इवन बहुत एग्रेसिव भी हो जाते हैं और बहुत बुरा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आई मीन वी seriously we condemn such events and such attitude. अब अगर पेशेंट रिकवर हो जाता है, व्हाट्स द रिकवरी रेट, कितना परसेंटेज, एक जनरल सा दे दें स्टैटिस्टिक्स, आई नो इट्स चेंजिंग विद टाइम, तो कितना जैसे रिकवर हो जाते हैं? मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है वो हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि मैं इंटेंसिव केयर में काम नहीं करता, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अनवेल पेशेंट नहीं देखते नॉर्मल वार्ड्स में। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं ठीक हो के। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वो उनको मल्टीपल कोमोबिडिटीज़ हैं, अगर उनको सेकेंडरी अगर निमोनिया हो जाए या फिर बाकी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो कुछ नहीं सर्वाइव भी करते। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं, और क्योंकि इट्स वायरल इलनेस, और ये अपना टाइम पूरा करके ही वो फिर ख़त्म हो जाती है और ठीक हो जाते हैं पेशेंट। ठीक है, अब जब और पेशेंट रिकवर कर गया है, आप उसको डिस्चार्ज करना है, तो व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू द पेशेंट एंड द फैमिली? पेशेंट को तो अगर तो जो जनरल एडवाइस है वो यही है कि सिम्टोमेटिक जो पेशेंट होता है उसको 7 दिन तक उसको सेल्फ आइसोलेट करना होता है अपने आप को। यूके में हम अच्छा। लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट मे बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम इन अदर कंट्रीज। तो लेकिन यहाँ पे 7 दिन तक आपको सेल्फ आइसोलेट करना है, जब तक आप सिम्टोमेटिक, जब से आपके सिम्टम्स शुरू हुए हैं। हम्म। और जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो एसिम्टोमेटिक, उनको कोई सिम्टम नहीं है, देन उनको 14 डेज 2 वीक्स तक उनको जो है वो आइसोलेट रखना है बाकी लोगों से। अपने घर में तो रह सकते हैं, जैसे अगर एक ही घर में बहन भाई रह रहे हैं, वो ऑलरेडी एक्सपोज है तो वो तो रह सकते हैं, लेकिन उनको बाकी जो कम्युनिटी है उनसे 2 हफ्ते के लिए उनको सेल्फ आइसोलेशन बाकी लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर किसी वक्त भी सिम्टम स्टार्ट हो सकते हैं। और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स ऑलरेडी हैं, उनको 1 हफ्ता सिम्टम्स स्टार्ट होने के बाद से वेट करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो बाहर जाएं और लोगों से मिलें। और बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह तो खैर वो तो चलेंगे ही, वो तो हर एक के लिए है। लेकिन ये जो सेल्फ आइसोलेशन या क्वारंटीन का जो रूल है वो यही है कि जो जो अलामात वाले मरीज हैं उनको 7 डेज, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जिनका एक्सपोजर हुआ है, वो 14 दिन के लिए उनको सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, या वो क्वारंटीन जो कि वो घर में ही करेंगे। वो यहाँ पे कोई सेंटर्स ऐसे नहीं बने या कोई ऐसे वो नहीं है कि उनको वहां लेके जाए, वो घर में ही लोग फॉलो करते हैं। चलिए, इसके मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसको 7 दिन, अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है और वो अपना टाइम पीरियड अगर गुजार चुका है हॉस्पिटल में, तो देन ही इज फाइन। बट लेकिन फैमिली मेंबर्स को 14 दिन का क्वारंटीन करना है, अपने ही घर में रहें, बाहर इंटरमिंगल ना करें, 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए जरूरी है। और आई रिपीट कि सबको अभी तक हमें ये सब फॉलो करना है कि वी हैव टू टेक मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वी हैव टू फॉलो दिस। इसको प्लीज अब इजी ना लें कि अब तो ये या बहुत कस्टम हो चुके हैं हम लोग सब, तो इसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो इसको सीरियस लेने की अभी भी जरूरत है। देयर इज अ आई मीन व्हाट वी हैव हर्ड के सेकंड वेव आने के भी कोई इम्कान है, तो गॉड फॉरबिड कि ऐसा हो। मुझे एक और भी क्वेश्चन पूछना था, जो क्या कोविड टेस्ट रिपीट होता है डिस्चार्ज पे पेशेंट के, जब हम आप लोग उसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जैसे अम, हमने नेजल स्वाब लिया था, तो क्या होता है?
हमारे यहाँ जनरली आम आम पेशेंट्स में हम दोबारा टेस्ट रिपीट नहीं करते. अगर एक दफा पॉजिटिव आ गया है तो देन इट्स पॉजिटिव एंड देन यू जस्ट ट्रीट एंड follow the self isolation pathway. Only in those cases, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो केयर होम्स एंड नर्सिंग होम रेजिडेंट्स भी हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो बहुत बूढ़े पेशेंट हैं. और नर्सिंग होम और केयर होम्स क्योंकि इज अनदर इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फैलने का ज्यादा डर होता है कोरोना, तो इसलिए हमने अब रिसेंटली ये मेरे ख्याल में 1-2 महीने पहले ये पॉलिसी बनी है कि हम वो जो पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं उनको डिस्चार्ज से पहले हम मेक श्योर करते हैं कि उनका कोविड स्वैब नेगेटिव आ जाए. अदरवाइज इन जनरली बाकी जो पेशेंट घरों में रहने वाले हैं या अदर सर्कमस्टांसेस में हम ये टेस्ट आमतौर पर रिपीट नहीं करते. आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मेरे ख्याल में शायद इंटरनेट का कोई इशू है. सॉरी, ये इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं, तो हम वैसे भी अराउंड द एंड हैं. तो आपने कहा कि हम नॉर्मली रिपीट नहीं करते अनटिल अनलेस किसी नर्सिंग होम में किसी पेशेंट को जाना हो जैसे, तो हम वहां ताकि औरों को ना वहां फैले तो फिर कोविड टेस्ट रिपीट होता है. नॉर्मली इट्स नॉट रिपीटेड. अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि आप पेशेंट डिस्चार्ज हो गए, एक वैसे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि एक बार होने के बाद दोबारा होने के कितने चांसेस हैं. हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि दोबारा होने के कितने चांसेस हैं. टू बी ऑनेस्ट एग्जैक्टली मुझे इसके फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता, लेकिन जनरली इट्स नॉट सीन कि एक दफा होके दोबारा भी होता है. इट्स जनरली इट्स नॉट सीन इन आवर सोसाइटी, और हम यहाँ पे नहीं देखते इस तरह वो. क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है ना, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो फिर वो उसको बॉडी को खुद सेव करना शुरू कर देती है उसकी अपनी एंटीबॉडीज, राइट. ये पॉसिबली मैकेनिज्म यही होगा, लेकिन हाँ. जनरली हम लोग नहीं ऐसा देखते कि कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए हम बार बार टेस्ट नहीं करते, क्योंकि जो ये टेस्ट है ये नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं होता कि 100% ही पेशेंट जो है वो उसको कोविड नहीं है या वो बिल्कुल उसका कोविड खत्म हो गया है. तो वो उसका टेस्ट दोबारा भी पॉजिटिव आ सकता है अगर वो कुछ वायरल रिमेन्स उसमें वायरल उसके पार्टिकल्स रिमेन उसमें रह गए हैं, तो एंटीजन पॉजिटिव आ सकता है. इसलिए हम बार बार ये टेस्ट नहीं रिपीट करते. उसके बजाय जो है वो सेल्फ आइसोलेशन वाला और क्वारंटीन वाला जो पाथवे है वो ज्यादा हम लोग उसको फॉलो करते हैं उससे. अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है, वो मुझे वैसे दूसरे मैसेंजर पे आया है. ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि बाज़ात लोग जो है ना, जो थोड़े से जिनमें अवेयरनेस आ जाती है, अब तो बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कोविड के मुतालिक, तो वो टेस्ट कराना शुरू करते हैं. बल्कि मैंने तो बाकायदा डिफरेंट लैब्स पाकिस्तान में डिफरेंट लैब ने ये एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं. तो ये एंटीबॉडी टेस्ट कराने की क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मतलब जाहिर है वो भी महंगा है. मैंने कल ही एक देखा था किसी का फ्लायर, डिफरेंट, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने मतलब 1500 to 2000 2500 तक का ना एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं कि आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करा लें. तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि शुड वी एक्चुअली यूज आवर मनी टू, आई मीन, कैरी ऑन सच टेस्ट. क्या ये जरूरी है या इससे कोई बेनिफिट है या नहीं है? अभी तक एंटीबॉडी टेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी डायग्नोस्टिक पर्पसेस. तो ओके. हम लोग तो यहाँ पे एंटीबॉडी टेस्ट डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे. हम्म. सिर्फ एंटीजन टेस्ट जो ये जो स्वाब वाला टेस्ट है, नाक से या मुंह के जरिए स्वाब, यही टेस्ट किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, और यही चल रहा है. एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो आपको ये बता सकता है कि आपको पहले अगर आप का एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है उसमें, लेकिन दिस टेस्ट इज नॉट recommended फॉर बट डायग्नोजिंग कोविड 19 या डायग्नोसिस. कोरोना. हाँ जी.
तो मतलब आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज योर मनी टूवर्ड सच इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं है। तो जैसे आम नजला बुखार होता है, क्योंकि ये फॉरेन चेस्ट पे चला जाता है, निमोनिया इससे ज्यादा होता है, इसलिए लोग इससे बहुत खौफजदा हैं। तो प्लीज बी काम एंड यू कैन ट्रीट योर सेल्फ एट होम, एंड इफ नॉट ट्रीटेड एट होम देन हॉस्पिटल पे आप जाएं। अच्छा, अब हम पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, आपने उसको एडवाइस भी कर दिया, क्वारंटीन का एडवाइस किया है पेशेंट एंड टू द फैमिली। मुझे ये पूछना था कि ये मेरा अपना भी सवाल था कि हम जैसे पेशेंट को फॉलो अप को बुलाते हैं कि हम आप आए, हम आपको चेक करते हैं, तो आप इसके पेशेंट जो कोविड के पेशेंट होते हैं इनको फॉलो अप का क्या तरीका है? नॉर्मली फॉलो अप पे बुलाया जाता है कि अब हम आपको दोबारा देखेंगे, तो वो कोविड के पेशेंट्स को फॉलो अप पे बुलाया जाता है? यूके में हर बहुत सारी चीजें जो है वो बाकी जगहों से डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे इन जनरल भी अगर कोई भी वायरल इलनेस हो, चाहे वो कोविड-19 है या इन्फ्लुएंजा है, तो जनरली वी डोंट नीड एनी फॉलो अप फॉर दीज पेशेंट। अगर कोई पेशेंट ठीक हो रहा है, वो घर चला गया है, तो उसको फॉलो अप की जरूरत नहीं होती है, और हम हॉस्पिटल में उसको दोबारा नहीं बुलाते और हम फॉलो अप नहीं करते। अगर इन केस अच्छा। को कोई पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन को ऐसी डेवलप हुई है उस कोविड की वजह से कि उसके किडनी फंक्शन थोड़े इम्पेयर्ड थे, या कुछ आपने इंसिडेंटली आपको मिला है कि उसके लिवर फंक्शंस एबनॉर्मल हैं, या कुछ ऐसी चीज है जिसको वी नीड टू कीप एन आई ऑन देम, तो उसका तरीका ये यहाँ पे ये होता है कि हम फिर उसकी डिस्चार्ज लेटर में जीपी को भी एक साथ में एक लाइन लिख देते हैं कि प्लीज कीप एन आई ऑन दीज फंक्शंस, मे बी यू नीड टू रिपीट इन अ कपल ऑफ वीक्स टाइम, या जब भी वो डिपेंड करता है कि कितने अब नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मली हम लोग पेशेंट्स को फॉलो अप नहीं करते हॉस्पिटल में, और हम उनको दोबारा नहीं देखते इस तरह। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी हैव डिस्कस इट इन ए वेरी डिटेल फॉर्म, और हमने पूरा एरिया कवर किया कि हॉस्पिटल में कौन से पेशेंट आता है, फिर क्या जनरलाइज रूल है, प्रोटोकॉल्स हैं जो एनएचएस फॉलो करवाता है हॉस्पिटल में। यूके में और मोरलेस हर जगह वैसे ही है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होंगी लेकिन बेसिक प्रोटोकॉल्स चेंज नहीं होते और यूनिवर्सली होते हैं, और वो रिसर्च बेस ही। और क्योंकि अभी कोविड पे तो चल ही रहा है, ट्रायल्स जैसे आपने भी बताया ट्रायल्स चल रहे हैं, तो इट्स ऑल गोइंग ऑन थ्रू। So we have to keep ourselves safe, and still we have to follow the same protocols of social distancing. We have to keep ourselves safe, to keep ourselves at home as much as possible. अगर आपकी offices खुल चुके हैं, if you still have to go, तो please you have to keep yourself safe. Jazakallah khair, Dr. Yusuf. You took out time and you have given a very थैंक यू good अरमान। briefing regarding COVID. Thank you so much, and I'm really thankful कि आपने time निकाला. Jazakallah. यू वेलकम। And I hope we'll meet you again. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Inshallah. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Okay.